सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स या फंक्शंस हो सकता है। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ फंक्शंस को अरेंज किया जाता है या कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एरे, जिसके अंदर कुछ रोज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास ये रोज है, तो इनको हॉरिजॉन्टल को हम रोज कहते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल है इनको हम कॉलम्स कहते हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। फर्स्ट नंबर है A11। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है जिसका नेम हमने नेम दिया है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट का एक नेम है A11। मतलब हम क्या करते हैं, ए एक कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उसके बाद आई जे, ऐसे एलिमेंट को एक को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर आई जो रिप्रेजेंट करता है इसका नंबर ऑफ रो बताता है कि ये कौन सी रो में है। और जो जे है ये इसका कॉलम के बारे में इंडिकेट करता है। तो अगर हम देखें A11 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर कितने एक रो में एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे A11, A12 एंड A13। A13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो similarly we can see for the second row first element, second row second element, and second row third element. And similarly we can see for the third row first element, third row second element, and A33 implies third row third element. अब इसके बाद हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, अब हमने एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, हमने ये समझा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। अब इसके एक ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये इसके नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करी जाएंगी, जैसे कि 3 हमारे इस क्वेश्चन के केस में दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। और कॉलम्स भी हमें दिख रहे हैं 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3। इनको इसी फॉर्म में रहने देना है ताकि हमें क्लियर कट समझ आए कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो ये प्योर इंडिकेशन हमारी इस तरीके से रहनी चाहिए, और रोज पहले आनी चाहिए और कॉलम्स बाद में आने चाहिए। इनको एक्चुअल मल्टीप्लाई यहां नहीं करना है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल निकालने हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फिलहाल के लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन समझ आई है कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। और हमेशा एक मैट्रिक्स को इक्वेट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कही जाती है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एलिमेंट के बारे में हम AIJ लिख रहे हैं। तो अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हो तो हम उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, और अगर हमें जो एलिमेंटल फॉर्म में दिया जाए तो उससे मैट्रिक्स को कंप्यूट किया जा सकता है। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं। तो अब उन दो क्वेश्चंस को करके देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो, एंड वी हैव 3 कॉलम्स, दिस दिस एंड दिस। अब इस पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो ऑर्डर हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं 2 क्रॉस 3, जिसके अंदर 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि जैसे आप इंडिकेट किया जाए कि A13 को बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है। तो A13 इंडिकेट क्या करता है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर जो थर्ड कॉलम में नंबर है वो है 19। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है A22 को डिस्क्राइब कीजिए। तो वो क्या होगा इस केस में, सेकंड रो का जो सेकंड कॉलम है दैट विल बी 5।
आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा बन सकता है। तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अगर हमें एक एलिमेंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए आई जे एक एलिमेंट है जो हमें दिया गया है आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का। तो हमें ऑर्डर भी दे दिया गया है, विदाउट गिवन एन ऑर्डर वी कैन नॉट फाइंड द मैट्रिक्स, बिकॉज मैट्रिक्स क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज नॉट अ वैल्यू, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो जब तक हमें पता ही नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तब तक हम उस मैट्रिक्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो लेट्स से इसको हम ए के एलिमेंट से ए से सपोज कर लेते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें क्या करना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 एंड सिमिलरली A22। ये 4 वैल्यूज हमें निकालनी है। ये कैसे पता चली हमें, क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स है तो 2 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑर्डर भी स्पेसिफाई कर देते हैं 2 1 1 2 by 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या एलिमेंट्स निकालने हैं, A11 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल होता है, हम क्या करेंगे, I की जगह ये वैल्यू 1 और J की जगह भी ये वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट विल कम आउट टू बी 1। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड A12। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 डल जाएगा I और J की जगह, तो ये बन जाएगा 3/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड A21, तो ये आपके पास बन जाएगा फिर से 3/2। और लास्ट वन इज A22, तो ये बन जाएगा आपके पास 2। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर। तो A की जो वैल्यू होगी, कैपिटल A मैट्रिक्स की वैल्यू जो होगी, A11 सबसे अपनी जगह पे प्लेस होगा 1, A12 की जगह लिखेंगे 3/2, A21 की जगह भी 3/2 और A22 की जगह 2। तो अभी यहाँ पे जो आंसर हमारा है ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी ऑर्डर मेंशन नहीं किया। तो इसके साथ इसका ऑर्डर जरूर मेंशन करना है जब भी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे जरूरी है लिखना। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, बट नेवरदलेस वी कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज इसके अंदर भी अगर हमें एलिमेंट दे दिया जाए तो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। चलिए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक एआईजे हमें दे दिया गया है, एलिमेंट हमें दे दिया गया है साइन ऑफ जिंट। जिंट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, i raised to the power 2020 प्लस j raised to the power 2020। मैंने ये 2020 एग्जांपल क्यों ली है, क्योंकि दिस इज द ईयर 2020, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सच एन एग्जांपल। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द पावर। तो यहाँ पे साथ में है पाई, तो साइन ऑफ i raised to the power 2020 प्लस j raised to the power 2020। तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है, दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज जिंट। तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 2 by 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम A11 को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें अब यहाँ पे A11 हो या A21 हो या A22 या A12, सब की वैल्यू सेम आने वाली है। तो बहुत क्लियरली हम इसको समझते हैं वो कैसे होगा। देखिए A11 की जो वैल्यू है, हम I और J को 1 और 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा, कुछ भी आप वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, चाहे 2 कीजिए चाहे 3 कीजिए, जो मर्जी आप वैल्यू आई और जे की पुट कीजिए, ये जो वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर आउटपुट देगा। तो यहां पे हम कलेक्टिवली ए आई जे की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। तो ए आई जे क्या बताएगा आपको, साइन ऑफ इंटीजर टाइम्स पाई। तो कुछ भी रहे, ये जिंट आपका हमेशा इंटीजर आउटपुट देता है। तो यहां पे वैल्यू बचेगी साइन एन पाई। एन यहां पे बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा एन पाई के बराबर होता है। तो यहां पे हमेशा एन पाई होने की वजह से जो वैल्यू है हमेशा ही क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये बनेगा 0 0 0 एंड 0। तो फिर यहां पे आपने क्या लिखना है, इसका ऑर्डर जरूर मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। इसमें केवल एक रो होगी, कॉलम्स पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ली है साथ में, जिसके अंदर एक रो है पर 3 कॉलम्स हैं। तो ये एलिमेंट है फर्स्ट 1 3 एंड देन 7। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3।
So this type of matrix is called row matrix. Second is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे कि इसका नेम खुद बताता है कि इसमें एक कॉलम रहेगा, रोज जितनी मर्जी हो सकती है. देन वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स दोनों होंगी बराबर. ये 1 by 1 मतलब 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी और 3 क्रॉस 3 भी, एंड सो ऑन. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होनी चाहिए बराबर. तो हमने जो एग्जांपल ली है वो ली है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की. देन वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब यहां पे समझने वाली चीज है कि डायगोनल क्या होता है. सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि डायगोनल एक मैट्रिक्स में तभी पॉसिबल है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरा जो ये डायगोनल होता है वो एक ही होता है मैट्रिक्स में, और इसको हम समटाइम्स लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं. दूसरे वाले को हमने डायगोनल नहीं लेना है. तो मैट्रिक्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक ही डायगोनल होता है जिसको हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं. तो यहां पे इस केस में क्या है, एक लीडिंग डायगोनल है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हम दिखाया है, 2, 3 एंड 5. एक्सेप्ट दैट इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स आप देख रहे हो कैसे हैं, सब जीरोस हैं. तो सब एलिमेंट्स जीरो हैं. इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. यहां पे हम एग्जांपल 1 क्रॉस 1 की भी ले सकते थे, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, एनी एग्जांपल वी कैन टेक, बट दैट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डायगोनल होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है. तो अब आगे करते हैं अगले मैट्रिसेस की टाइप्स. तो नेक्स्ट मैट्रिसेस हमारे हैं स्केलर मैट्रिक्स. देखिए स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है. देखिए मैं स्केलर को दो टर्म्स में डिफाइन करने जा रहा हूं. एक तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल होने के लिए उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो ये खुद दो चीजों पे डिपेंड है, दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे डिपेंड है. तो स्केलर में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा तरह का मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे. दैट मींस डायगोनल तभी पॉसिबल है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, 1 के बराबर होंगे, और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. यहां पे हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ली है I3 की. हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से. अब ये I2 का मतलब होता है 2 by 2 का मैट्रिक्स, 3 का मतलब है 3 by 3 मैट्रिक्स, एंड I1 का मतलब है 1 by 1 मैट्रिक्स. देन वी हैव अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स. तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे. ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर या तो लोअर पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल में या अपर पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनके अंदर बाकी उनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जीरो होते हैं. तो यहां पे आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे अपर एक ट्रायंगल आपका क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे नीचे जो है इसके बाकी को छोड़ के डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, वो जीरो है. और ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसमें कैसा है, जो आपका ट्रायंगुलर एक बन रहा है यहाँ पे, कि इस डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ के अपर इसके जो भी हैं वो सारे कैसे हैं, वो जीरो हैं. तो ये लोअर टाइप का ट्रायंगल है, ये अपर टाइप का ट्रायंगल है. तो ये दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस होते हैं. अब इनमें अगर हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, मतलब एक एलिमेंट को एक्सप्रेस किया गया है ए आई जे. ये हमेशा जीरो होगा जब भी फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे. मतलब आई जब भी जे से बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 2 है, वो 1 8 2 1 जो है एलिमेंट है, जैसे कि ये है. यहाँ पे देखिए इसका एलिमेंट कैसा है, A21, ये कैसा है A31, ये कैसा है A32. इन सब में एक चीज कॉमन है कि जो आई की वैल्यू है वो जे से बड़ी है. सिमिलरली इन केसेस में सब जगह जहां पे भी आई लेस देन जे है, कि फॉर एग्जांपल ये है A12, दिस इज A13, दिस इज A23. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब यहां पे जीरो रहेंगे फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स.
देखिए हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं प्रोवाइडेड देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, देयर आर 2 by 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4, सो एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। सेकंड हम लेते हैं मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3 and 4, again this is a 2 by 2 matrix. Now these two matrices can be compared that they are equal in the case when all the elements corresponding elements, जैसे कि यहाँ पे a11 है ये इसके a11 के ही इक्वल हो, यहाँ पे a12 जो एलिमेंट है वो a12 के ही इक्वल हो। जब ये पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा, हर एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होगा और दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। जैसे कि इस केस में हम अगर ये इक्वल हमें दिए गए हैं, इफ A इज इक्वल टू B, मतलब दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल दिए गए हैं, तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, y की 2, z की 3 और w की 4। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है इक्वेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आता है कि यहाँ पे एक और z की जगह ये आपको क्या करते हैं, या w की जगह ये आपको क्या करता है, एक वैल्यू फिर से x दे देते हैं। अब ये बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ऐसे केस में जहां पे इसकी दो दो वैल्यूज बन रही हैं x की, तब ये मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं हो सकते। तो दे आर नॉट इक्वल, ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स, और देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये दो टाइप के आंसर्स आपके यहां पे हो सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। देखिए जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि मैट्रिसेस जो है वो कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है, दैट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स या कोई भी फंक्शंस। तो जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, जब कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं किया जा सकता है। इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। So let us understand those operations. So first such operation we will understand, that is addition of matrices. तो अब हम दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स बी, कोई भी ऑर्डर का हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स हमने लिया एंड बी एक और मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं, मान लीजिए 3 4 5 and 6। सो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। नाउ वी कैन ऐड दीज टू मैट्रिक्स प्रोवाइडेड दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तो यहां पे हम साफ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। तो इनको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। वी कैन राइट a प्लस b। तो a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, इनको ऐड करने से क्या मिलता है, देखिए 1 यहां पे था, ये इसका a11 एलिमेंट और इसका a11 एलिमेंट, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे बनता है फर्स्ट एलिमेंट a11 ऑफ फर्स्ट प्लस a11 ऑफ सेकेंड। इसी तरीके से यहां पे भी 2 + 4 रहेगा, यहां पे 3 + 5 रहेगा और यहां पे 4 + 6 रहेगा। तो ये एक नया ऑर्डर जो है, नया मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जो इनकी एडिशन ऑफ दीज मैट्रिसेस है। तो ये वैल्यू बनती है आपके पास, a + b की वैल्यू है 4, देन दिस इज 6, देन 8 एंड दिस इज 10। तो ये आपके पास एक 2 by 2 का नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है a और b मैट्रिसेस की एडिशन। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, वी कैन ऐड दीज। बट ये फिर से मैं आपको कहूंगा, ध्यान रखिए कि ये मैट्रिसेस जो है ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है कि जिसकी हम पूरी की पूरी वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो रिप्रेजेंटेशन ना तो आपस में कट सकते हैं ना कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है, हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे, हम ये भी आगे समझेंगे अगले लेक्चर में कि जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, लाइक एडिशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं है, वो खुद किसी ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि लेट हमने एक सपोज कर लिया है मैट्रिक्स ए विच हैज द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। जो इसका ऑर्डर है वो कैसा है, 2 बाय 2 का एक ऑर्डर लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक नॉर्मल नंबर से या किसी भी एलिमेंट से हम इसको पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से मैं वही कहूंगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर से जो 3a, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेते हैं, 3 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया पूरे मैट्रिक्स को, तो जो वैल्यू क्रिएट होगी वो हर एलिमेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 1 था वो 3 बन गया, और जो ये 2 है ये 6 बन गया। ये सब क्या हो रहा है, 3 के साथ हर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 9 बन जाएगा और ये 12। सो दिस इज वेरी सिंपल कि इसमें हमें क्या करना है, ईच एलिमेंट जो भी होगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक नंबर जो कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स से बाहर मल्टीप्लाई होता है। इसी का एक सब ऑपरेशन जो है वो होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, यही हम लेके चलते हैं। ए हमारे पास है तो हमें जो निकालना है, मान लीजिए माइनस ए निकालना है। अब इसका ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ -1 टाइम्स ए। तो मतलब ये फिर से क्या हुआ, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुई जिसमें हमें क्या मिला, ए को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस केस में हमें जो मिल रहा है, सारे एलिमेंट्स को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर है, ऑर्डर जरूर लिखना है। तो दिस इज द डिजायर्ड आंसर फॉर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस। अब फिर से मैं आपको कहूंगा कि जो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है ये अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं है। हम दो ही तरह के बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस में। फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द सेकंड बेसिक ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद द मैट्रिक्स। तो अगर हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस इन्हीं दो ऑपरेशंस की हेल्प से निकाल सके तो हमें एक थर्ड ऑपरेशन को अलग से डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको अलग से डिफाइन नहीं किया जाता डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को। तो डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस लाइक ए माइनस बी, हमने दो मैट्रिसेस लिए, ए एक मैट्रिक्स लिया, बी एक मैट्रिक्स लिया, दोनों 2 by 2 ऑर्डर के लिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस। तो इस केस में जो a माइनस बी है ये किस तरह से निकाला जा सकता है, हम क्या इसको लिख सकते हैं, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस -1 इंटू बी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ही कर रहे हैं, पर जो बी मैट्रिक्स था जो कि आगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स शो कर रहा था उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वी हैव फाउंड a माइनस बी। तो हमें अलग से कोई ऑपरेशन डिफाइन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे a मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 5 एंड 7 प्लस लिखते हैं, फिर -1 टाइम्स जो है सेकंड मैट्रिक्स दैट इज -1 2 1 एंड 3। सो ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, यहां पे आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां पे आपके नंबर कटने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इतना कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सीधा हमें आंसर निकालना होता है। तो फाइनल आंसर इज 2 माइनस ऑफ -1 which is 3, 3 minus 2 which is 1, then 5 minus 1 is 4 and 7 minus 3 is 4. So ये इसका फाइनल आंसर है। So this is again a very simple operation. I hope you understood this operation. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं आपको सीबीएसई के हिसाब से बोलूं तो एक बहुत निग्लेक्टेड टॉपिक है, बट अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बोलूं जैसे कि एनडी एग्जाम्स वगैरह के हिसाब से या आईआईटी एग्जाम्स के हिसाब से, तो ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन क्वेश्चंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज। देखिए जो मैट्रिक्स है वो कभी भी जो एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। तो इस पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में बन सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि डज मैट्रिक्स कम्यूट इन द एडिशन, तो वी कैन से यस दिस कम्यूट इन द एडिशन प्रॉपर्टी।
देन वी हैव एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिसेस को पहले ऐड किया जाए ए प्लस बी को, और बाद में जो ये मैट्रिक्स एडिशन है, जो कंबाइंड एडिशन बन चुकी है, इसको बाद में सी एक नए मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए, या फिर ए को एज इट इज पहले छोड़ दिया जाए और बी प्लस सी को ऐड करने के बाद फिर ए के साथ ऐड किया जाए, तो इट इज सेम। तो मींस ये दोनों आपको सेम आउटपुट देंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे दो मेजर आउटकम्स हैं, जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं, वो है थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। यहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स ए। तो पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी समझते हैं होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी नॉर्मल अलजेब्रा में वो चीज होती है कि जब हम किसी नंबर में कोई और नंबर ऐड करें तो वो सेम ही रहे, मतलब वो चेंज ना हो। अगर नॉर्मल अलजेब्रा में हम बात करें एडिशन के प्रॉपर्टी में, अगर कोई एडिटिव हमें ऐसा दिया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है जिससे नंबर चेंज ना हो, तो वो होता है जीरो। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में वो रोल प्ले करता है नल मैट्रिक्स, बिकॉज यहां पे फिर से बोलूंगा मैट्रिक्स कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन को एक रिप्रेजेंटेशन के साथ ही ऐड किया जा सकता है। तो ए मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, या नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में ऐड होता है, तो आउटकम हमेशा क्या आती है, ए ही बचती है। अब नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसको बहुत बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से। दिस इज नॉट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज ओनली द एडिटिव इनवर्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, तो इट इज जस्ट सिंपली द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इसको प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहां पे क्या है कि जब एक मैट्रिक्स ए अपने ही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ एडिशन होती है, तो ये नल मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करता है। चाहे माइनस ए प्लस ए करें या ए प्लस माइनस ऑफ ए करें, दोनों से ही प्रोड्यूस क्या होगा, नल मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा। और ये बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां पे बच्चे जो गलती करते हैं इनको कैंसिल आउट कर देते हैं कि ए या माइनस ए है, इनको कैंसिल आउट कर दे। तो मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, ये कोई वैल्यू नहीं होती जो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ये जब भी आपके ऐसे दो मैट्रिसेस हैं, तो ये एडिशन होने के बाद नल मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आपके जितने एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में वो सारे ही जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स लेता हूं यहां पे ए विच इज 1 2 1 एंड 1, अगर इसको मैं ऐड करता हूं एक मैट्रिक्स बी से जो कि इसका नेगेटिव ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें -1 -2 -1 एंड -1 इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जब हम इनको एडिशन करेंगे तो व्हाट वी विल प्रोड्यूस इज a plus of b, it is equal to this 0 0 0 and 0. This is a null matrix. So now we can say that b is the additive inverse of a. तो अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है या सब्जेक्टिव में भी 1 मार्क्स में, ये सीबीएसई में आ सकता है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो ये ए मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है तो इसका सिंपली एडिटिव इनवर्स जो होगा वो रहेगा, सब एलिमेंट्स को आपने माइनस साइन लगा देना है। मतलब अगर पहले ही नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन किसी भी एलिमेंट में है तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज विद अ स्केलर। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। तो क्या है इसमें, के जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, या मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। जब ये दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लाइक के ए इंटू के बी, वेरी सिंपल। तो मान लीजिए दूसरे फॉर्म में हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट्स हैं, दो तरह के एलिमेंट्स हैं, k1 k2, दो तरह के हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। इसको जब भी हम ए एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के मैट्रिसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए। तो बच्चे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम इसमें समझते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है किसी भी ऑर्डर का, मान लीजिए इट इज अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, अब इसको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं विद द मैट्रिक्स बी, प्रोवाइडेड इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ये दोनों होने चाहिए सेम, मतलब ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज 3, वो बी के जो इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने ही चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट डू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ओके,
तो यहाँ पे ए क्रॉस बी हम करते हैं, तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस, अब ये क्रॉस के साथ कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 1 भी हो सकता है, वट एवर यू वांट टू टेक वी कैन टेक इट 3 क्रॉस 2। तो इस केस में जो नया आपका मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ए इंटू बी, इट विल बी ऑफ द ऑर्डर, जो होगा वो ये रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज 2 क्रॉस 2, मतलब 3 और 3 जो था इसको मर्ज कर दीजिए, खत्म हो गए, और जो पेंडिंग बच गए हैं 2 क्रॉस 2 ये आपका एक ऑर्डर रह गया है। इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए आपको गिवन होता है, एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और इसको हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं बी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 5। तो ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 क्रॉस 5। तो ये इसका नया ऑर्डर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 बच गए, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये प्रोडक्ट हो सकता है। क्या अब इस केस में बी क्रॉस ए पॉसिबल है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर मैं बी को देखता हूं तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5 और ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों देखिए, ये 5 और यहाँ पे 3, ये दोनों ही सेम नहीं है। सो दिस इंप्लाइज बी ए इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो बी इंटू ए का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे कम्यूटेटिव लॉ फेल हो गया है, दैट मीन्स ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर तो छोड़िए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि ए इंटू बी अगर पॉसिबल है निकालना और बी इंटू ए तो हो सकता है पॉसिबल ही ना हो निकालना। तो यहां पे इक्वालिटी की हम बात नहीं कर सकते इन दिस केस। चलिए अब हम समझते हैं हाउ टू एक्चुअली मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। आपको दो ऑर्डर की मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप कैसी भी एग्जांपल इसको ले सकते थे, एक और एग्जांपल भी लेके देखेंगे इसके बाद। तो इसमें ए आपको दिया गया है 2 बाय 2, तो इसके नंबर ऑफ रोज देखिए कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज 2 2 2। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, दैट मींस दिस इज मल्टीप्लिकेबल। और जो a इंटू बी के प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो रहेगा रिमेनिंग जो बच गए हैं दैट इज 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बनने वाले हैं, एक a11, a12, a21, a22, ये 4 आपके जो एलिमेंट्स बनेंगे। अब यहाँ पे जो a11 है इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है, पहले जो मैट्रिक्स लिखा गया है उसका आपने रो को लेना है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी आपने कॉलम को ऑब्जर्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज a11 की जगह हम लिखते हैं 0 इंटू 3 प्लस, और ये इसका सेकंड एलिमेंट है -1 और इधर है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले के साथ ऐड कर देना है, दैट इज -1 इंटू 1। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें हमारे पास दो जो थे वो कॉलम्स जो यूज हो रहे हैं इसके रोज के बराबर थे। आपको ये बताया था ना, यहाँ पे देखो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये दो कॉलम की वजह से 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये 2 रोज हैं, यहाँ पे इसकी वजह से 2 ही एलिमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 कॉलम होते और यहाँ पे 2 रोज होती तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अगर यहाँ पे थर्ड होता या यहाँ पे थर्ड नहीं होता तो ये मल्टीप्लिकेबल अब नहीं रह पाता। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ए के इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए थे। अब सिमिलरली सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, a12 1 2 का ये मतलब समझ लो फर्स्ट का फर्स्ट रो और सेकंड का सेकंड कॉलम। फर्स्ट की आपने रोज लेनी होती है और सेकंड के कॉलम्स लेने होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने यहां पे किया वैसे ही करेंगे, 0 के साथ 5 प्लस -1 के साथ 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फिर सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं, सेकंड रो के। सेकंड रो नए मैट्रिक्स की ऐसे निकलेगी, अब इसकी भी सेकंड रो आपको लेनी पड़ेगी, बट ऑपरेशन सिमिलर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको आप थोड़ा सा याद रखने के लिए a21 एंड a22 रिलेट कर सकते हो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो और इधर से आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। तो यहां पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, अब 0 को यहां पे 5 के साथ, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसकी एडिशन लिख के वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां पे
ये आई वैल्यू -1 और ये आई फिर से -1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब ए क्रॉस बी आपने निकालना सीख लिया है। अब अगर आप बी क्रॉस ए भी आप इसका ऑर्डर का निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आपने बी क्रॉस ए भी निकाल के देखना है और चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इसमें ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है, क्या ये जीरो भी हो सकता है, मतलब नल मैट्रिक्स भी क्रिएट हो सकता है? यस। और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों नल मैट्रिक्स हो या इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हो ही हो। अगर इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स होता तो डेफिनेटली प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता ही आता, या दोनों होते तब भी नल मैट्रिक्स प्रोडक्ट को आना था। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इन दोनों में से कोई कुछ वैल्यूज को चेंज करें, जिससे मान लीजिए अब यहां पे मैं सेकेंड रो में इसके दोनों एलिमेंट्स को जीरो ले लेता हूं, मतलब सिर्फ मैंने कहां चेंज किया है, सेकेंड मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स को चेंज किया है। अब इसका दोबारा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं ए इंटू बी का प्रोडक्ट कैसा आता है। अगेन द सेम प्रोसेस, तो इससे एक बार दोबारा प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगी और एक नया लॉ भी हमें समझ आ सकता है। तो देखिए 0 इंटू 3 -1 इंटू 0, तो ये बन गया ना 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0 अगेन 0। अब यहां देखिए 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 अगेन 0। तो एक नल मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। तो ये बहुत क्लियर आपको एक एग्जांपल मिलती है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस भी नल मैट्रिसेस बन सकते हैं, प्रोवाइडेड दीज आर नॉट नेसेसरली बोथ ऑफ देम और ईदर ऑफ देम कुड बी नल मैट्रिक्स। फिर भी इनका प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स आ सकता है। ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज करी है, वैसे ही हमारी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ, कि अगर हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं, उसको बाद में थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इन दोनों को बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। यहां पोस्ट मल्टीप्लाई वर्ड बहुत जरूरी है समझना, कि ऑर्डर ऑफ एबीसी शुड बी सेम, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, बट यस ए और बी अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो इनका कुछ ऐसा ऑर्डर रहेगा कि ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, और बी के जो नंबर ऑफ रोज है वो सी के बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और सी आपस में मल्टीप्लिकेबल हो। तो जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, ए बी सी। हाँ, ये है, आप क्लब किसी भी दो को इकट्ठे कहीं भी कर सकते हो। देन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ए को बी प्लस सी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी प्लस ए सी बनता है। देन वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये फिर से बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉ है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, जैसे आपको इनवर्स वाला एक एडिटिव इनवर्स बताया था, वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स ए। सीबीएसई में तो मैं आपको फिलहाल कहूं कि इस तरह के एलैबोरेटेड क्वेश्चंस अभी बुक्स में भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे, बट यस दे कैन बी डेफिनेटली इन द पेपर्स नाउ बिकॉज द पैटर्न हैज टोटली चेंज्ड। तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपको थ्योरेटिकली बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहता है कि आपको पता हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आई इंटू ए या ए इंटू आई, आई क्या होता है, मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आई जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पे आपको ख्याल रखना है कि ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्सेस के लिए है, क्योंकि आई जो है वो प्रोडक्ट किसके साथ हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ तो हो नहीं सकता। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर ऐसा मल्टीप्लिकेबल मैट्रिक्स हो। तो यहां पे हम इसको सेफर साइड पे चल के लेते हैं, तो इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ए मैट्रिक्स के साथ चाहे आप प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए का ए ही रहेगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो इट रिमेन्स ए एज अ सेम मैट्रिक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर दिस मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स में आपको दे देता हूं लेट ए इज, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 1 3 5 3 2 1 1 2 5, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3।
You have been asked that find the multiplicative identity. Find the multiplicative identity for this matrix. तो ये इसका आंसर जो होगा वो सिंपली आई होगा, बट आई किस ऑर्डर का होगा? वो सेम जो ऑर्डर इसका है। तो आंसर इज, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, बट किस ऑर्डर का? 3 by 3 ऑर्डर का। तो 0 0 1, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट ऑपरेशन समझते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रेस क्या होता है, जब हम मैट्रिसेस के किन्हीं भी डायगोनल्स को ऐड कर देते हैं। लाइक ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3। अब हम एक मैट्रिक्स के, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है ट्रेस निकालने के लिए। तो जब भी डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, इसको हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सिंपली द एडिंग ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस केस में जो ऐड करके वैल्यू बनती है दैट इज 9। इसको टी आर ब्रैकेट में ए या जो भी एक मैट्रिक्स की आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको टी आर ब्रैकेट में ए, तो टी आर ऑफ ए इज 9। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, इसकी एक वैल्यू है जो कि क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 1 3। तो ये मैंने कैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 2 × 3। तो जब हम इनके एलिमेंट्स को किस तरह चेंज करें कि एक रो जो है पूरी की पूरी एक किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम ए की पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज, या कई बार इसको ए की पावर डैश से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें हमें क्या करना है, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना है। मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है ये अब हमारा फर्स्ट कॉलम बन गई, और सिमिलरली सेकंड रो जो होगी वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगी। सो दिस इज द आंसर। सो देयर आर वेरी गुड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर से उसका एक बार दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो दोबारा हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही ऑब्टेन हो जाएगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, फर्स्ट ऑपरेशन में हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया। अब वो कॉलम्स जो है दोबारा से रोज में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ये कैसा रहता है, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। चाहे 3 हो जाते तो प्लस सी होता तो प्लस सी ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ पे ये आपका जो रिवर्सल लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जब भी प्रोडक्ट होगा, चाहे 2 का प्रोडक्ट हो, 3 का प्रोडक्ट हो, चाहे 4 का प्रोडक्ट हो मैट्रिसेस का, उनका ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। मतलब ए इंटू बी का पूरे का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एंड अगर इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं प्रॉपर्टी को, ए इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज है वो रहेगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो ये एक रिवर्सल लॉ है। These are very very important properties for objective questions in competitive exams. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, k टाइम्स a पूरे का ट्रांसपोज। तो k टाइम्स a है, k अगर कोई भी कांस्टेंट a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो k बाहर आ जाएगा, a का ट्रांसपोज रहेगा एज इट इज, a का एज इट इज ट्रांसपोज रहेगा, तो वो कांस्टेंट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो बट ये जरूर है कि ट्रेस हमने जो डिस्कस किया था, ट्रेस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, और ये इसीलिए हमने स्पेशली यहाँ पे लिखा है, इट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है इट इज ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट इज नॉट फॉर द सीबीएसई एग्जाम्स। तो अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ दैट इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जिन भी मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज है, अगर वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसको सिंबॉलिकली लिखने का तरीका कैसा है, जैसे ए जे आई, देखिए हमारे जो आई और जे थे एलिमेंट्स वो अब जे और आई में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर वो ए आई जे एलिमेंट्स के बराबर रहते हैं तो ये आपका जो मैट्रिक्स है हमेशा कैसा रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो सेकंड इज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट हो वो ऐसा ट्रांसपोज के बाद आ जाए कि वो नेगेटिव ऑफ द ए बन जाए, तो हम कहेंगे कि जो ए है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी जो स्क्यू सिमेट्रिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हमेशा आपके जो स्क्यू सिमेट्रिक की एक पहचान है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो रहेंगे। ये रिवर्स ट्रू नहीं है कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारे जीरोस है वो स्क्यू सिमेट्रिक ही हो, पर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जरूर कैसे रहेंगे, जीरोस रहेंगे। तो अब दोनों की एक एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब दोनों की एक एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया √3 2 2 एंड 1। अब इसका जरा ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, हो सकता है ए के बराबर ही आ जाए। तो ए का ट्रांसपोज जो है, देखिए रोज को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉलम में, √3 एज इट इज 2 यहाँ पे, देन 2 और 1 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में उतार देते हैं 2 एंड 1। तो जरा आप ध्यान से देखिए पहले के बराबर ही ये आ गया है, दैट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड केस देखते हैं, बी एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसका जरा ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, 0 1 2 ये यहां पे आ जाएगा। अब -1 0 एंड 3 ये सेकंड रो, -1 0 एंड 3, देन -2 -3 0, -2 -3 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम तो नहीं दिख रहा, इसमें से सारे मैट्रिक्स में से एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए -1। तो क्या बन जाएगा, ये -1 कॉमन लेने के बाद जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वापस भी कॉमन ले सकते हैं। तो जो कॉमन लेने के बाद ये बना, जीरो को कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा, जितने आपके माइनस साइन है वो सारे आपके रिवर्स हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका जो है माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स बन गया। दैट मीन्स जो इनिशियल हमारे पास बी मैट्रिक्स था ये वही बन गया बट विद द नेगेटिव साइन। तो that means B is a skew symmetric matrix whereas A is a symmetric matrix। तो ये आपको दोनों की एक एग्जांपल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स जो है वो करते हैं। देखिए फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज, A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है ये एक मैट्रिक्स जो होगा हमेशा ही कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और A माइनस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा, हमेशा ही एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, विद प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो इसका मैं प्रूफ आपको विद प्रॉपर्टीज करके बताता हूं। ए प्लस ए ट्रांसपोज को, जिस मैट्रिक्स को भी अब आपको चेक करना है कि वेदर दिस सम ऑफ द मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप उसका ट्रांसपोज लेके देखिए। अगर वो ट्रांसपोज पूरा का पूरा इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अदरवाइज नेगेटिव ऑफ दिस आ जाता है तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। देखिए a प्लस बी, इसको हम b मान के चल रहे हैं, तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो दोनों के ऊपर गया बट सेपरेटली गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, ए ट्रांसपोज तो एज इट इज रहा, बट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है, दो बार ट्रांसपोज लेने से दोबारा ए ही बन जाता है। अब हम याद करेंगे, हमने ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिसेस में जब एडिशन ऑपरेशन किया तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। तो जब ए ट्रांसपोज प्लस ए होता है तो ये इक्वल टू हो जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी हमने करी थी वहां पे। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये भी ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मतलब पूरे का ट्रांसपोज लेने के बाद ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेम ही बन गया है। दैट मींस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सेकंड की बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट।
अब हम A माइनस ए ट्रांसपोज की बात यहाँ पे करते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं फिर से सेपरेट आउट होगा, A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। अब ये A ट्रांसपोज एज इट इज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A, तो इसमें से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कॉमन, नेगेटिव वन माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स बन गया है। तो दैट मीन्स जो सेकंड हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज था, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसके बाहर एक नेगेटिव साइन आ गया और अंदर का सेम रहा मैट्रिक्स। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहां पे क्या होता है, देखिए हाफ A प्लस हाफ A, ट्वाइस ऑफ हाफ A क्या बन गया, A बन गया। A ट्रांसपोज प्लस नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और जब नल मैट्रिक्स A के अंदर ऐड होगा तो A ही बन जाएगा। तो मतलब इसको लिखने में कोई हार्म नहीं था कि A मैट्रिक्स को वी कैन स्प्लिट इट लाइक दिस। पर यहां पे आप जरा देखें कि ये जो दो मैट्रिसेस बने, एक तो बना A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ और एक बना A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। ये दोनों कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। अगेन वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी K टाइम्स A का पूरे का ट्रांसपोज। तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी K टाइम्स A पूरे का ट्रांसपोज कैसा होता है, K बाहर आ जाएगा और A का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मैट्रिक्स था वैसा का वैसा ही अंदर उसके ऑपरेशन चलेगा। तो मतलब अगर इसका ट्रांसपोज लेने से ये इसी के बराबर आ रहा था तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस दिस पोर्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला पोर्शन है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन ऑफ दिस मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक वाले पोर्शन का आप ध्यान रखें कि क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स देता है एक जो पहले से ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जब आप उसको डिवाइड करने जाओगे दो पार्ट्स में तो एक पार्ट पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही या तो सिमेट्रिक है या पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसलिए वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, एक अगर पार्ट होगा तो उसको पूरा नल मैट्रिक्स होगा और एक पूरा का पूरा वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसकी हम एक एग्जांपल करके बताते हैं। तो अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सच मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, पूछा जाएगा कि whether this is an orthogonal matrix or an involuntary matrix। तो ये आपको सारे के सारों की बिहेवियर्स पता होने चाहिए कि ये कैसे होते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक मैट्रिक्स A इंटू उसका ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू A, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी करा जाए मल्टीप्लाई, तो दोनों ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करें। तब A मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका A स्क्वायर भी A के ही बराबर आ जाता है, मतलब उसको अगर अपने आप से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम मैट्रिक्स बन जाता है। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स वो होता है जिसका स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, मतलब ए का अगर स्क्वायर करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक स्पेशल मैट्रिक्स कहलाया जाता है जिसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। देन वी हैव अ निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हम अगर हायर पावर्स जैसे कि ए का स्क्वायर या ए का क्यूब, ए का पावर 4, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएं और किसी पावर पे जाके वो क्या हो, नल मैट्रिक्स बन जाए, तो हम उसे निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वो पावर होगी जिसपे जाके ये नल मैट्रिक्स बनेगा, तो m इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स, कि इस इंडेक्स के लिए ये मैट्रिक्स कैसा है, निल पोटेंट है। आपको डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ, कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे, बोला भी नहीं जाएगा कि ये बताओ कि ये निल पोटेंट है या नहीं है। तो अगर इंडेक्स वर्ड यूज किया है दैट मींस
उसकी कोई ना कोई हायर पावर जो होगी वो नल मैट्रिक्स जरूर बनेगी। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है जब तक वो नल मैट्रिक्स नहीं बन जाता। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स, दैट इज अ वेरी स्पेशल मैट्रिक्स, दैट इज हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए अगर लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि जिसकी एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, लाइक 3 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ए कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये होगा 3 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। सो दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब अगर इस कंजुगेट का भी हम ट्रांसपोज ले लें, मतलब इसका हम एक ट्रांसपोज ले लें, तो उसको हम ए की पावर थीटा कहते हैं। तो वो क्या रहता है, कंजुगेट का ट्रांसपोज। मतलब पहले कंजुगेट लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसको एक सिंबल से डिनोट कर देंगे ए रेज़ टू द पावर थीटा। अब जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके लिए प्रॉपर्टी है ए की पावर थीटा ए के ही बराबर आ जाए। जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, यहां पे ट्रांसपोज के साथ साथ कंजुगेट भी है। तो ए की पावर थीटा जो है वो ए के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ए की पावर थीटा माइनस ऑफ ए आ जाए तो इसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये दो टाइप के स्पेशल मैट्रिक्सेस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक मैट्रिक्स जब अपने कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट इज ए रेज़ टू पावर थीटा, और वो रिजल्ट आपको देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे निकाला जाए एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक्चुअली में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती और डेफिनेटली कभी होगी भी नहीं। सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि इनके मैट्रिसेस के साथ एक एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, वो हम देखते हैं कि क्या चीज होती है। तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 2, ये एक मैट्रिक्स ए था, तो इसको हम ऐसे ए से लिख सकते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू होती है जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है ये कैसे निकल सकती है वो हम सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, इसकी जगह हमने सीधी स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा दिए यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में। पर इतना ध्यान रखिए हमेशा कि जो डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट पॉसिबल। तो मतलब हम जो वैल्यूज निकाल पाएंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट्स की होंगी। तो अब हम सीखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो इवैल्यूएटिंग वन बाय वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो हम 1 by 1 2 by 2 3 by 3 इन सब के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए सिंगल मैट्रिक्स लिया 1, तो दिस इंप्लाइज जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वही आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज 1 by 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम करते हैं 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखिए हमने 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे लिखा ही हुआ मैट्रिक्स, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको जो एलिमेंट्स हैं इनको डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, सो ये वैल्यू हो गई 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है उसको निकालना बहुत ही आसान था। तो एक एग्जांपल मैं और लेके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 1 3 1 2 ऐसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या होगा, 1 3 1 2 ऐसे लिख देंगे इसको डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट में। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 इंटू 2
minus 1 into 3 या 3 into 1, so it is 2 minus 3 which is equal to minus 1. so डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एक आपका रियल नंबर एक आउटपुट देने वाला है। ये हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आपको आउटपुट दे सकते हैं। अब हम समझते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यूएट किया जाए। चलिए अब हम समझते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे किया जाए। आपको ये बता दूं कि 3/3 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसको बहुत सारे तरीकों से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो रूल बताने जा रहा हूं टू इवैल्यूएट दिस इज द इजीएस्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड सारस रूल। इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट बाय मैनी अदर मेथड्स। तो आपको ये नहीं फिक्स अप करना है कि आपको इसी मेथड से हमेशा इवैल्यूएट करना है। आपके पास बहुत सारे मेथड होंगे, जिससे आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग की स्टेज में ये रूल आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो लेट अस सी क्या करते हैं इसके अंदर। अगर एक 3/3 का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है तो उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है इसको दोबारा से इसके बाद रिपीट करके लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिया, जो दो कॉलम्स थे इनको दोबारा से रिपीट करके लिख दिया। अब मेरे पास कुछ ऐसे देखिए डायगोनल्स कैसे बन रहे हैं। देखिए एक डायगोनल ऐसा बना, दूसरा डायगोनल कुछ ऐसा बन रहा है और तीसरा डायगोनल कुछ ऐसा बन रहा है जो कि इस साइड पे फ्लो कर रहे हैं। सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में भी मेरे पास कुछ डायगोनल एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो मुझे सिर्फ क्या काम करना है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को दो जो रेड वाली है डायगोनल्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और जो मैं अभी देखिए लेफ्ट साइड से आपको बताने जा रहा हूँ कुछ डायगोनल्स, तो कुछ ऐसे डायगोनल्स बन रहे हैं। देखिए एक ये पूरा ब्लू कलर में जो बनाने जा रहा हूँ, एक ये पूरा डायगोनल और एक ये पूरा डायगोनल। इन डायगोनल एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले लीडिंग डायगोनल्स वालों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या वैल्यू आती है 1 into 1 into 1, मतलब इसको किया मल्टीप्लाई, प्लस फिर इसको करिए देखिए 3 into 2 into 3 प्लस 1 into 2 into 1। तो ये तो हो गए लीडिंग डायगोनल्स, इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अब ये वाले डायगोनल्स जो क्रॉस डायगोनल्स है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही जैसे इसको किया, बट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो माइनस किया, इसको देखिए क्या किया 3 into 1 into 1 प्लस अब ये 1 into 2 into 1 प्लस 1 into 2 into 3। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये पूरे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1 प्लस 18 प्लस 2 माइनस इसकी वैल्यू है 3 प्लस 2 प्लस 6। तो इसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं 21 माइनस, सो दिस वैल्यू इज 9 to 11। सो हमारे पास आंसर आ गया है 10। सो दिस डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 10। आई होप द सारा रूल इज वेरी क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ डायगोनल बना लेने हैं, एक इस तरह से और एक क्रॉस में। जो लीडिंग डायगोनल्स है इनको प्रोडक्ट करके प्लस में कर देना है, और जो क्रॉस वाले डायगोनल्स है इनको भी क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले वाले लीडिंग डायगोनल्स की मल्टीपल्स में से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ये दो एक ऐसी वैल्यूज है जो किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ एसोसिएट होती हैं। इसकी हेल्प से भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट prior to that we will understand what is the minor and what is the cofactor of a given determinant। तो हम देखते हैं क्या होता है। माइनर हमेशा किसी एक एलिमेंट ए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट में लेके चलता हूं आपके सामने 3 1 2 2 1 1 1 2 3, एक डिटर्मिनेंट मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया। अब किसी एलिमेंट का भी माइनर होगा, तो मतलब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के साथ एसोसिएटेड 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होता उसका डिटर्मिनेंट में 4 ही माइनर्स होते। तो यहाँ पे जो है 9 माइनर्स हैं। माइनर्स को हम MIJ से डिनोट करते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर हमें इस 3 का माइनर लेना है, मतलब A11 एलिमेंट का हमें माइनर लेना है। तो माइनर ऑफ A11 will be equal to M11। अब ये M11 ऑब्टेन कैसे होगा, उसके लिए इस थ्योरी को जरा पढ़ लेते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which the element lies।
दैट मीन्स जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा था जिसका हमें माइनर निकालना है उसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि 3 की रो जिसमें 3 लाई कर रहा था और 3 वाला कॉलम हमने कर दिया डिलीट। तो जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, मतलब जो ये आपका माइनर है ये भी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है। तो ये जो बच गया इसका डिटर्मिनेंट क्या है वो हम निकाल लेते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, तो कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 सो विच इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमने किसी भी एक एलिमेंट का जो है वो माइनर निकाल लिया है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे माइनर निकाल सकते थे। तो टोटल हम इस 3/3 मैट्रिक्स में 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। 4/4 होगा तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही माइनर्स होंगे। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द माइनर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो किसी भी एलिमेंट का जैसे माइनर होता है वैसे ही कोफैक्टर होता है, बट कोफैक्टर इज मोर सिंपल क्योंकि इसमें हम अब जब माइनर निकाल चुके हैं ये माइनर की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मान लीजिए हमने किसी एलिमेंट का जो है माइनर निकाल रखा है, लेट्स से द माइनर इज लेट लेट हम सपोज कर लेते हैं हम A12 का जो माइनर निकाल रहे हैं तो M12 हमारे पास है -3। ठीक है, तो हम अब इसी माइनर से जो है कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का या तो Aij या Cij से डिनोट किया जाता है। एनसीईआरटी आप सीबीएसई देखोगे तो ये नोटेशन यूज होती है Aij, और कॉम्पिटिशन्स में मोस्टली Cij यूज होती है। तो आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। A12 मतलब आप माइनर निकाल चुके हैं M12, अब उससे मैं क्या निकालने जा रहा हूं? कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं A12। तो यहां पे आपने क्या लिखना है? -1 लिखना है सबसे पहले। उसकी पावर में ये जो एलिमेंट्स का एडिशन है आई और जे की ये कर देंगे आपने। यहाँ पे जो आई एन की वैल्यू है क्या है? आई प्लस जे के बराबर है, तो ये क्या होगा? आई प्लस जे 1+2 के बराबर है। और साथ में हमने M12 कर देना है, तो ये -1 की पावर ये कैसा हुआ? 3। उसके साथ माइनर जो था वो है -3, तो ये वैल्यू -1 का क्यूब होता है -1 इंटू -3, ये बन गई 3। तो आप जब रियलाइज करोगे कि जो माइनर से कोफैक्टर बन रहा है उसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा, या तो उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा या सेम रह जाएगी वैल्यू। ऐसा कब होगा? ये दो केसेस में आपको समझा देता हूं। जब एलिमेंट्स ए आई जे जिसमें आई प्लस जे का सम होता है ऑड, जैसे कि इस केस में था ऑड, तब तो जो माइनर है उसके साथ नेगेटिव साइन एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये वैल्यू हो 1 और 2 या जैसे 1 और 1 हो जिसमें सम हो जाए इवन, तो आई प्लस जे का जब सम हो जाएगा इवन तो जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक 3/3 2/2 डिटर्मिनेंट का आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल के दिखा देता हूं। अब हम एक डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का कोई एक तरीका नहीं है। अब एक अगर डिटर्मिनेंट है, यही हम 3/3 के एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसी को इवेल्युएट करने का इवन यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ही 6 रूल्स हैं, 6 मेथड्स हैं, 6 टाइप से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट करने का कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, वी हैव मेनी मेथड्स। अब यहां पे इसको माइनर्स और कोफैक्टर्स की हेल्प से जब इवेल्युएट करना है तो उसका लॉ क्या है कि जब भी आप इस डेल्टा, मतलब एक डिटर्मिनेंट 3/3 का मैंने एग्जांपल ली, इसमें एलिमेंट्स अपने जगह पे प्लेस किए, तो जब भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, तभी मैंने कहा था इसको 6 वे से इवेल्युएट किया जा सकता है। रोज 3 है और कॉलम्स भी 3 है, तो along any row we can open this determinant, along any column we can open this determinant। तो लेट अस से कि हम इसको along फर्स्ट रो जो है इसको इवेल्युएट करने जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? बहुत ही सिंपल होगी। A11 को अपने ही कोफैक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिमिलरली A12 को अपने ही कोफैक्टर के साथ और A13 को भी अपने ही कोफैक्टर के साथ। ठीक है, तो ये ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी। सिमिलरली वी कैन जो एक्सपेंड इट यूजिंग एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो। अगर आप सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी रहेगी? A21, देखिए 21 वाला एलिमेंट लेंगे तो उसके साथ कोफैक्टर भी 21 ले लेंगे, प्लस A22
इसके साथ इसका कोफैक्टर भी a22 प्लस a23, इसका कोफैक्टर भी a23। तो आपको याद क्या रखना है, पूरी रो के आपको एलिमेंट्स लेने हैं और उनके कोफैक्टर्स लेने हैं। ये रूल किसी भी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसा करते हुए देखिए, आपको दो रोज के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके बताया, ऐसे ही थर्ड रो के अलॉन्ग, ऐसे ही किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 3। अगर स्पेसिफाई किया गया है तो हमें उसी कॉलम के अलॉन्ग इसको ओपन करना है और वैल्यू सबसे सेम आएगी, कोई यहाँ पे डिफरेंस आने का जरूरत नहीं होगी। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि a11 को a21 प्लस a12 को हमने किया a22 प्लस a13 को किया a23, तो इसमें हमने देखिए एलिमेंट्स तो लिए फर्स्ट रो के पर कोफैक्टर्स लिए सेकंड रो के। इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन होगा ये आपको हमेशा ही वैल्यू जीरो देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और एक हम आगे जाके प्रूव करेंगे एडजॉइंट का, वहां के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि हम एक जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसको इवैल्यूएट करने के बाद कहां कहां उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सच एप्लीकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ये 10th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया था कि अगर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, देन द एरिया कैन बी रिटन एज दिस। अब उसी एरिया को हम जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इवैल्यूएट करके देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी क्रिएट होगी। तो अब हमने क्या किया, इस ओपन फॉर्मूला को कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है, क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करना जानते हैं, तो इसको हमने अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू में इवैल्यूएट कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इज हाफ x1 y1 1 एक रो में आप लिख लिए हैं, x2 y2 1 दूसरी रो, x3 y3 1 तीसरी रो। तो तीन रोज में आपका 3/3 का जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट रहेगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पर जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी वो एरिया रिप्रेजेंट नहीं करेगी, उसका जो मॉड्यूलस आप ले लोगे वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करवा रहा हूं। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल डेल्टा। ट्रायंगल मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमेशा ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ले लेनी है, डिटर्मिनेंट की मॉड्यूलस ले लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा हो, मान लो ये दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट्स, तो आपको ये थर्ड पॉइंट है, इफ द एरिया इज गिवन यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू भी इसकी लेनी है और पॉजिटिव भी लेनी है, क्योंकि जो आउटपुट हमें दी गई है, मान लीजिए 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया एरिया, अब हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई हो या -5 आई हो, तो हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों केस लेने पड़ते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जब कोई एक वर्टेक्स जो होगी उसका एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट k की टर्म में या वेरिएबल की टर्म में दे दिया जाएगा। थर्ड इसकी फॉर्मूला लगता है जब एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए निकालना हो, वो होता है हमेशा जीरो। तो देखिए जब तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, वो हमेशा जीरो होगा। तो इसकी एप्लीकेशन के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। So friends, our next part is to calculate the adjoint of a matrix. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। तो अब पहले तो हम ए एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें ए आई ये एलिमेंट है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। तो n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया, उसका एडजॉइंट क्या होता है, उसका एडजॉइंट होता है उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो दो ही चीजें हमने करनी है यहाँ पे, एक तो कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 2 एक मैट्रिक्स है। अब इसका एक हम क्या बनाएंगे, ये एक मैट्रिक्स था ए, अब हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो a11 कितना है बेटे 1, और इसको हाइड किया, ये बचा 2।
अब इन दोनों का सम इवन है तो ये प्लस में ही सेम साइन रहेगा। फिर A12 मतलब इसका कोफैक्टर इट विल बी -3, देन A21 इट इज -2, देन A22 इट इज 1। तो अब हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जो कि किससे बनता है, इनके कोफैक्टर से। ये जो एलिमेंट्स थे जैसे A11, इसकी जगह हम इसका कोफैक्टर लिख देंगे जो कि कैपिटल A11 है, दिस इज 2। A12 की जगह -3, देन A21 इज -2 एंड दिस इज 1। इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ये हमारा एडजॉइंट होगा। सो एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट एक ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो 2 -3 -2 एंड 1। सो ये आपका सीधा इसका आंसर आ गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी समझते हैं। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से सीधा ही एडजॉइंट निकालना होता, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट जो है विद शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, सिंपली इसको आप करिए, इन दो एलिमेंट्स को करिए इंटरचेंज। तो यहां पे देख सकते हो आप एडजॉइंट के अंदर यही इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पे 2 हो गया, ये 1, ये 1 2 था, तो आपस में इंटरचेंज हो गए। सिमिलरली दूसरा जो है, ये जो है दोनों एलिमेंट्स, इनके हमें करने हैं साइन चेंज। सो दैट्स इट, दिस विल बी द एडजॉइंट। तो इनके साइन चेंज कीजिए, देखिए 3 का -3 हो गया, 2 का -2 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, अगर आपको अगर आता है सब्जेक्टिव के अंदर तो पूरी अप्रोच करके दिखाइए, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका लीजिए ट्रांसपोज, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Now the next most important topic of this adjoint is properties of adjoint of a matrix। ये सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चंस में यूज होंगी प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के बराबर होगा, और यही डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के बराबर भी होगा। ये प्रॉपर्टी आगे चल के हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए काम आएगी। वो इनवर्स का जो मेथड होता है निकालने का, उसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। तो इसके अगले टॉपिक में वो करेंगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-1। ये n यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है, ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन वी हैव एडजॉइंट ऑफ A इनटू B। ये तो देखिए आप सबसे पहले जानते होंगे कि जब भी हम चाहे वो ट्रांसपोज कर रहे थे या इनवर्स या फिर एडजॉइंट करने जा रहे हैं, तो एक रिवर्सल लॉ हर एक में लगता है मैट्रिक्सेस में नॉर्मली। तो एडजॉइंट ऑफ A एंड B, इनका प्रोडक्ट का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो दिस इज द रिजल्ट। तो फोर्थ रिजल्ट जो है एडजॉइंट ऑफ A, मतलब एक एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट कहीं नहीं है, तो ये डिटर्मिनेंट अकेले में आंसर नहीं आएगा, ये किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। तो डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट की तरह हो गया मल्टीप्लाइड यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2, एन फिर से यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की, मतलब अगर देखिए सबसे पहले हमने शुरू में डिस्कस कर लिया जो A है वो क्या है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, n क्रॉस n लिख दीजिए चाहे n लिख दीजिए, एक ही बात है। तो अगर n है यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है या 4 क्रॉस 4 है, तो ये वैल्यू यहाँ से डिसाइड हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर से ही। तो n-2 अगर है तो ये आपका, अगर मान लीजिए ऑर्डर 4 है तो 4 - 2 2 हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट A की पावर n-2 इनटू A, ये एक प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड अ स्केलर हो गया, तो ये एक मैट्रिक्स ही बना। तो ये एक मैट्रिक्स एंड अ स्केलर मल्टीप्लाइड विल गिव यू अ मैट्रिक्स। तो adjoint of A which is clearly a matrix। Okay, so these are the four properties, major properties of adjoint of a matrix। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस व्हिच इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक इनवर्स होता क्या है, ये इनवर्स जो है ये इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखते हैं हम क्या चीज है ये। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें दिया गया है A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m। तो देखिए जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स देते हैं तो हमें वहां पे m क्रॉस m लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसका एक ही ऑर्डर डिफाइन कर दिया m। मान लीजिए 3 अगर लिखा गया ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B of same order m such that A into B, अगर A और B का हम प्रोडक्ट करें
या बी इंटू ए का प्रोडक्ट करें और वो सेम भी आए और दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर भी आए, तो दिस इंप्लाइज जो ए है वो बी का इनवर्स है एंड जो बी है वो ए का इनवर्स है, मतलब एक दूसरे के ये इनवर्स होते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे, देखिए ए और बी हमने दो मैट्रिसेस लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ए इंटू बी हम करते हैं, क्या आता है, देखिए 2 to the 4 minus 3, so this is 1, then this row with this column it will be 0, this with this is again 0, 2 minus 2 is 0, then this is again 1। so ये a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है आपके पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। आप चेक कर सकते हैं b इंटू ए विल ऑल्सो कम आउट टू बी 1, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जब ये दो का प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ऑल्सो आप चेक करना बहुत जरूरी है, ऑल्सो बी इंटू ए मस्ट कम आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, then we can say both of these are inverse of each other and is denoted by this। तो इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे भी आउटकम निकालते हैं कि ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है या फिर ए इनवर्स इनटू ए का प्रोडक्ट है, दोनों ही किसके बराबर आएंगे, आइडेंटिटी के बराबर आएंगे। वैसे तो हम इनवर्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, बट बिफोर दैट एक प्रॉपर्टी जो इसके प्रोडक्ट और इसकी डेफिनेशन से निकल रही के आ रही है वो ये प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम इनवर्स निकालते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। देखिए इनवर्स निकालने के दो पर्टिकुलर मेथड्स हैं एक मैट्रिक्स के, एक तो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा मेथड है मैट्रिक्स मेथड। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड। इसके लिए हम एक ए मैट्रिक्स सपोज करेंगे, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, और सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता, सिर्फ वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता उसका इनवर्स पॉसिबल है, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी पढ़ी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, वो है कि अगर a इंटू बी या b इंटू ए आई के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि b a का इनवर्स है या a b का इनवर्स है। तो यहां पे देखिए i नहीं है, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई है। अगर हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की जगह डिटर्मिनेंट सिर्फ आई रह जाए, तो क्या कर सकते हैं, हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे ही मैट्रिक्स बना लेते हैं, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, इट इज इक्वल टू, अब ये बन गया आई के बराबर। तो यहां से और इस प्रॉपर्टी से अब ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ये बी मैट्रिक्स दूसरा बन रहा है ये ए इनवर्स का काम कर रहा है। चाहे ए इंटू ए इनवर्स देख लीजिए प्रॉपर्टी होती है, या ए इनवर्स इंटू ए देख लीजिए, यही रिजल्ट आपको देता है आई। तो इससे क्लियर हो गया कि जो ए का इनवर्स है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना है, एक एडजॉइंट निकालना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको डिवाइड कर देना है उसके डिटर्मिनेंट से टू गेट द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो एक बात तो हम जरा बहुत क्लियर कर लें कि इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ए इंटू बी एक रेक्टेंगुलर, ए और बी दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी और ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उनका हो सकता है रिवर्स प्रोडक्ट ही पॉसिबल ना हो। तो यहां पे हम बहुत क्लियर है कि ए और बी का जो इनवर्स है तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो ए और बी का जो प्रोडक्ट है ये अगर आई है, दिस इंप्लाइज
A is B इनवर्स एंड B is A इनवर्स, ये हम पहले ही कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसी से इंप्लाई करती है दैट A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये सवाल कि A के बाद A इनवर्स लगा या A इनवर्स पहले लगा, इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये A के बाद दैट इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स और दिस इज प्री मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। ये हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, तो इसको हम बहुत अच्छे से याद रखें। थर्ड वन इज कि अगर दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट का इनवर्स आ रहा है मैट्रिसेस का, तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अगर यहाँ पे आपके पास 3 हो या 4 हो तो ए बी सी का बी इनवर्स होगा, तो दैट इज ऑल्सो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ ही कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो रिवर्स ऑर्डर में आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन फिफ्थ इज सिंपल शॉर्टकट, यू कैन से कि कोई अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, मैं कोई भी एक आपको ऑर्डर लेके दिखा देता हूं, तो इसका जो इनवर्स होगा इस डायगोनल मैट्रिक्स का, वो सिर्फ यही डायगोनल रह जाएंगे और ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए जीरो जीरो बी एक डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल्स में एलिमेंट है। अगर इसका इनवर्स आपको निकालना है तो इट विल बी 1 बाय ए 0 0 एंड 1 बाय बी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो डायगोनल वाले थे एलिमेंट्स उनका रेसिप्रोकल हो गया, बाकी कोई छेड़ा नहीं, या 0 0 0 ऐसे ही रहे। पर ये कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में पॉसिबल है। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर आप लेते हो या ए इनवर्स का आप ट्रांसपोज लेते हो, इट विल बी सेम। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये क्वेश्चंस हमें सीबीएसई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द ईदर इन द फॉर्म ऑफ वी हैव बीन गिवन 3 इक्वेशंस और इट कुड बी पॉसिबल वी कुड बी गिवन अ स्टेटमेंट जहां से हमें पूरे पैराग्राफ से कुछ इक्वेशंस को क्रिएट करना पड़ता है। तो लेट अस सपोज हमें 3 इक्वेशंस जो है 3 वेरिएबल्स में दी गई है, a1x plus b1y plus c1 equal to c1z equal to d1 एंड सो ऑन। ये 3 इक्वेशंस मैंने 3 वेरिएबल्स में लिख दी हैं। इस सिस्टम को सॉल्व करने के मतलब एक्स वाई जेड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स मेथड सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल है और क्रैमर्स रूल विल बी यूजफुल इन कॉम्पिटिशंस। तो हम दोनों तरीके से इसको करने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉफिशिएंट जो a1 b1 c1 है इनको आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में उतार लीजिए, एक्स वाई जेड को कॉलम में उतार लीजिए। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी और जो राइट साइड है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है d1 d2 d3। मतलब इन्हीं 3 इक्वेशन को अगर मैं मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो स्पेशल एक मैट्रिक्स बना है ये कॉफिशिएंट्स से बना है, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से। तो ये जो होता है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये जो होता है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो ए इंटू एक्स का जो प्रोडक्ट है, ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बना है इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है और बी से जनरली इसको हम डिनोट करते हैं। अब ये इक्वेशन की तरह एक बन गया मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह दैट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब हो सकता है एक्स की वैल्यू हम यहीं से निकाल सकें, बट वो तभी पॉसिबल है जब ए का इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे अगर हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सो लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर है तो फिर बहुत सारे केस बन जाते हैं, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट इज determinant of A is not equal to 0, then we can pre-multiply this equation by A inverse. So we will do pre-multiply the equation by A inverse. So what we will get is A inverse into A into X is equal to A inverse into B. So what does this imply? A inverse into A क्या बन जाएगा I. So I into X is equal to A inverse into B. पर
x क्या है यहाँ पे, तो दिस इज i इंटू एक्स, क्या रह जाएगा, x ही रह जाएगा, सो इट विल बिकम a इनवर्स इंटू b। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आप a इनवर्स निकालना जानते ही हैं, a इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यू कैन राइट इट एज x is equal to adjoint of a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू द मैट्रिक्स b। तो ये आपके पास x जो वेरिएबल मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू आपको कॉलम की फॉर्म में मिल जाएगी, तो वहां से आप x y और z की वैल्यूज निकाल सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर then the system will have certain other possibilities also. That could be possible, it could be an infinite solution, it could be giving a no solution। तो इस तरह की इक्वेशंस की आउटपुट भी मिल सकती हैं। तो अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस किस तरह की आउटपुट्स आपको दे सकता है। चलिए अब हम कंप्लीट सिस्टम को समझते हैं कि व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटीज इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि उनका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, जो डिटर्मिनेंट ए से हमने लिखा था, मैट्रिक्स ए से लिखा था, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर वो नॉन जीरो है, दैट मींस अ मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन the system of equations given by the 3 equations will be consistent system and the solution will be a unique solution। तो ये यूनिक सॉल्यूशन किससे गिवन होगा, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इट विल बी गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाता है 0, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज व्हिच कुड अराइज। one is adjoint of a into b is not equal to null matrix and one is adjoint of a into b is equal to a null matrix। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आने के बाद हमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम विद नो सॉल्यूशन। अगर ये जीरो मतलब नल मैट्रिक्स बन जाता है जॉइंट ऑफ ए टू बी, तो हम कहते हैं दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इससे एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अगर तो सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो वन है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन दैट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट सिस्टम। if there is no solution of that equation, that is called an inconsistent system। so उसका हमारे पास क्या होता है, no solution होता है। चलिए अब हम समझते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को करने का एक बहुत ही सटीक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हम यूज करते हैं सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में। ये ध्यान रखना है आपको एनडीए एग्जाम्स में या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई मेंस एडवांस में आप ये रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट टू बी एप्लीकेबल इन द सीबीएसई एग्जाम्स। तो देखते हैं हम इसको करने का तरीका क्या है। 3 इक्वेशनें दी गई हैं, उनके कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स जो है यहाँ जैसे कि a1 a2 a3, इसको हमने नाम दे दिया है d। जो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना इसको नाम दे दिया है d। जो आप देख पा रहे हैं 3 इक्वेशंस है, इस राइट साइड पे आपके कांस्टेंट्स हैं d1 d2 d3। इसको एक कॉलम समझ के हमने क्या किया है, पहले वाले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम को इस d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया है। मैंने स्पेसिफिकली रंग अलग रखा है ताकि आप समझ सको कि मैंने क्या किया है, सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म्स को d1 d2 d3 को a1 a2 a3 से पहले केस में रिप्लेस कर दिया, उसको नाम दे दिया है d1। सिमिलरली सेकंड कॉलम में जब यही रिप्लेस किए तो उसको नाम दे दिया d2, और थर्ड कॉलम में जब यही कांस्टेंट्स रिप्लेस किए गए तो इसको नाम दे दिया गया है d3। अब अगर d जो है वो जीरो नहीं है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो जैसा कि आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन की वैल्यू सीधा हम निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू होगी वो d1 बाई डी होगी, y की जो वैल्यू होगी वो d2 बाई डी होगी, और जो z की वैल्यू है वो d3 बाई डी होगी। स्ट्रेट अवे हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसी की हेल्प से हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे अंडरस्टैंड करेंगे कि सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगेन यूजिंग दीज d d1 d2 d3 एंड सो ऑन। चलिए अब हम समझते हैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम कैसे जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले लिखा d d1 d2 d3, हमने 4 डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अगर उनमें एक केस बनता है कि d इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो जीरो नहीं होता, तो सिस्टम कैसा है हमारा, तीनों इक्वेशंस का कंसिस्टेंट सिस्टम है।
जब कंसिस्टेंट सिस्टम होता है तो सॉल्यूशन होता है, ईदर इट कुड बी अ यूनिक सॉल्यूशन और इट कुड बी अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट अभी हमारे पास जो इस केस में सिस्टम है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम है। तो x और y और z की तीनों की हम वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला d1/d, d2/d एंड d3/d। तो इसमें हमें कहीं भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ कुछ डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना हुआ। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन आता है, उसमें हो सकता है पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही वैल्यू आपसे मांगी गई हो, तो उसके लिए सिर्फ ये दो डिटर्मिनेंट्स आपको निकालने हैं, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स चारों के चारों आपको जरूरत ही नहीं है निकालने की। अगर केस आता है इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट जो d की वैल्यू थी ये हो जीरो। अब यहाँ पे दो केसेस फर्दर बन जाते हैं, जब d जीरो है बट d1 d2 d3 में से कुछ या सारे ऐसे थे जो जीरो नहीं थे, तब सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा विद नो सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए d1 d2 d3 सारे ही जीरोस है, तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करते हैं जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, या फिर हम इसको स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। तो लेट अस डू सम प्रॉपर्टीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिक्स पे हम चल रहे हैं, क्योंकि ये आपके एनडीए के एग्जाम्स या जेईई मेंस के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टीज होने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a लिखा गया है तो ये हो जाएगा k की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। फॉर एग्जांपल आपका जो 3/3 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू दी हुई है, तो ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 3। तो ये ऑर्डर n की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है या ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट है। देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो दैट मींस यहाँ पे भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो जो k की पावर वो वैल्यू आएगी जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था। Similarly, we can have a next property, determinant of A into B is equally can be split into determinant of A into determinant of B. And we have another property that determinant of A transpose is also equal to determinant of A. तो A का अगर ट्रांसपोज लेके हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं या A का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं, that is totally same. Then we have another property that if we have a diagonal matrix, अगर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स का जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं a1 a2 a3 है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही आ जाएगा आपके पास a1 a2 a2 into a3। सो दीज टाइप ऑफ ट्रिक्स विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस डायरेक्टली। Here NDA questions from matrices and determinants। हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं इस चैप्टर के अंदर और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। बट आपको ख्याल क्या रखना है, इस चैप्टर में सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना है। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद है तो ये देखिए चैप्टर में बहुत ही आपको आसानी रहेगी। राइट, फर्स्ट चैप्टर में अभी हम करते हैं कुछ इक्वेशंस। देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 फर्स्ट का। ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब इस केस में होता है नल मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चे तो देखिए पहले ए का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर के टाइम्स ए करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे आई के साथ, फिर उसके पर्टिकुलर ईच एलिमेंट को करेंगे नल मैट्रिक्स वाले के साथ इक्वेट, वहां से फिर के की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शॉर्टकट देने जा रहा हूं। देखिए, आपको जब भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, आपको एक इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन होती है हम यही क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन क्रिएट कर ली हमने तो इसमें कोई भी जो अननोन होगा वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे निकलती है, ए स्क्वायर 2x2 मैट्रिक्स है, आपने हमेशा लिखना है ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आपने करना है यहाँ पे, वो कहलाया जाता है वैसे ट्रेस ऑफ ए, उसके साथ लगाना आपने a प्लस क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इट इज इक्वल टू ओ। ये एक इक्वेशन है हमेशा जो सेटिस्फाई करेगी इस मैट्रिक्स के लिए। तो इस केस में वो इक्वेशन बनने जा रही है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है इनका सम डायगोनल्स का, तो इट इज 4a प्लस डिटर्मिनेंट कितना होता है 3 माइनस 4, तो इट इज -1, तो ये माइनस आई इक्वल्स टू ओ आ गया। अब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो k की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी दिख रही है 4, तो ऑप्शंस में से 4 इज द आंसर।
अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन की जगह यहाँ पे 4 इक्वेशंस दे दी होती, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई इक्वल टू 0 या जैसी ऐसी 4 इक्वेशंस दे दी होती, क्या आप चारों में वो वैल्यूज पुट करते? नहीं पुट करते। तो ये शॉर्टकट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस चैप्टर के लिए। मोस्टली इस चैप्टर पे अगर क्वेश्चन आता है या तो प्रॉपर्टीज के बेस पे आता है या फिर इस शॉर्टकट ट्रिक के बेस पे आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी इनवर्स आपको आएगा वहां पे शॉर्टकट जरूर लगता है, पर बहुत ध्यान दीजिए कई बार आपके लिए ट्रैप भी होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, आपको 2a दिया गया है, 2a इज दिस, देन फाइंड a इनवर्स। आपको a नहीं दिया गया है, अगर आप यहां से इसका इनवर्स निकाल के बाद में 1/2 कर दोगे सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट 2a और a का डिटर्मिनेंट बिल्कुल फर्क आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, a की वैल्यू पहले निकालनी है। a की वैल्यू हाफ ऑफ दिस हो जाएगी, मतलब 1, 1/2, 3/2 और 1। अब इसका सिंपली a इनवर्स निकालने का बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है। क्या है कि इनको आप इंटरचेंज कीजिए, इन टर्म्स को, जो इंटरचेंज होने के बाद भी 1 ही रहेंगी, और इनके साइन चेंज कर दीजिए, जो यहाँ पे है -3/2 और -1/2, और इसको एक डिटर्मिनेंट जो इसकी वैल्यू आ रही है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ऑफ, तो इसको आप कीजिए, कितना आता है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 इज 1/4, 1/1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसको आप मैट्रिक्स को अंदर ले जा सकते हैं 4। तो वैसे भी हम देख सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें यहाँ पे 1 की जगह 4 हो, तो इसलिए ये आपकी सारी ऑप्शंस फेल है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। मोस्टली बच्चे इसमें ट्रिक में कहाँ फंसते हैं, ट्रैप में, बच्चे इनका इनवर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, -3 और -1 कर दिया, और बाद में 1/2 से डिवाइड कर दिया, वो आंसर आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि आंसर नहीं है। तो सिमिलरली आपको ये जो बहुत ध्यान देना है पेपर में कि a दिया गया है या 2a दिया गया है, a दिया गया हो, बहुत ही सिंपल है इनवर्स निकालना, इंटरचेंज दीज टू डायगोनल एलिमेंट्स और इनके साइन चेंज कीजिए, डिवाइड करिए इसको इसके डिटर्मिनेंट से, तो आपका सिंपली आंसर आ जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन वन प्रॉपर्टी। पर इतना आप देखिए ध्यान दीजिए इस चैप्टर में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर ऑलवेज द सेकंड मेथड विच इज द लॉन्गर वन टू सॉल्व ईच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हर एक क्वेश्चन के बहुत लंबे लंबे मेथड्स हैं। आप अगर बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को अप्लाई करना शुरू करेंगे, निकल जरूर जाएगा आपका आंसर, पर जो हाफ सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप 5-5, 10-10 मिनट लगा दोगे। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन व्हाट इज a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एंड ये 2009 का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि ये 2009 में बहुत बार रिपीट हुआ हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे तो देखिए इसमें क्या करते हैं, लॉजिकल अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच लगाते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर निकाल लेते हैं आंसर। पर अगर आपको याद होगा तो एक प्रॉपर्टी हमने करी है, दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बस इसके बराबर है। तो ये सिर्फ हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना है, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना बहुत आसान है इस केस में। तो कितना आता है, 12 माइनस 10, 10 टाइम्स आई, वो क्या दिखता है आपको, 10 के साथ बाकी सारे जीरोस होंगे, डायगोनल में 10 होंगे, तो ये आपके डायगोनल में 10 और बाकी जीरोस, तो सीधा आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छे से आती हैं, तो इस चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन एनडीए में बड़े आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो इफ ए इज अ 2/3 मैट्रिक्स, ए आपके पास है 2/3 मैट्रिक्स, एंड ए और बी का प्रोडक्ट जो है उसका आपको ऑर्डर दिया गया है 2/5 मैट्रिक्स, तो बी का आपको ऑर्डर पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें आपको पता कि ये शुरू होना चाहिए, बी जो है वो 3 से होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब इसका ऑर्डर जो है पूरा का पूरा किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे जो ए इंटू बी का प्रोडक्ट है, तो ये होना चाहिए 2 और 5, ये रिमेनिंग जो बच जाते हैं यही ऑर्डर होता है। तो बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। वेरी सिंपली वी कैन फाइंड दिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो एनडीए 2019 1 का क्वेश्चन है।
ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट दी गई है और उसके बेस पे दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगेन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ए एंड बी आपको दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, दोनों का ही ऑर्डर है 3x3। डिटर्मिनेंट ए की और डिटर्मिनेंट बी की आपको वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू टू का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a इज k रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या होता है, ऑर्डर होता है। जब भी कांस्टेंट किसी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है k, इसकी पावर n, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a b हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b स्प्लिट हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी लिखाई हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4 इंटू दिस 3। तो ये आपकी अब वैल्यू जो है निकल आई है, दैट ठीक है। तो ये आपका 96 वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई करके निकल आएगी। देन वी हैव व्हाट इज 3 टाइम्स a इनटू b इनवर्स। अब यहाँ पे b की जगह b इनवर्स आ गया है, तो b इनवर्स ये भी आप अलग से एक प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये बहुत सिंपली निकल सकता है। अगर आप देखो तो एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू ए इनवर्स इज i। तो जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ i होता है 1। तो यहाँ से प्रॉपर्टी भी निकल के आती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है डी के अंदर कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके बराबर है, दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3 का क्यूब, क्योंकि ऑर्डर है 3, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज 1/3। तो एक 3 आपका कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 4 36 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये रिसेंट ईयर क्वेश्चन था, तो इट कुड बी डन लाइक दिस।